आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कोरोना में लॉकडाउन खुलने के बाद दो दोस्तों ने, अजय और विजय ने, घूमने का प्लान बनाया। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से छुट्टियों में कहीं जा नहीं सके, इसलिए अब की बार लॉकडाउन खुलने के बाद उन दोनों ने घूमने का प्लान बनाया। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे और विजय गाड़ी ड्राइव करने लगा। धीरे धीरे शाम होने लगी और टप टप करके बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी। तभी अजय बोला, वाह क्या मौसम है, आज तो मज़ा ही आ गया सच में। तभी विजय बोला, यार अंधेरा होने वाला है, चल वापस चलते हैं। नहीं यार, देखना कितना अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में वापस जाना बेवकूफ़ी है। तभी विजय बोला, नहीं यार देख तो रात होने वाली है, चल वापस चलते हैं। तू बस ड्राइव कर और इस मज़ेदार मौसम का मज़ा ले। अजय विजय की बात नहीं मानता और उसको ड्राइव करने को बोलता है। तभी विजय देखता है कि उस गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी है। उस औरत को बचाने के लिए विजय गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाता है। इससे गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। दोनों दोस्त जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अजय विजय से गुस्से में बोलता है, यार तुझे ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? देख पेड़ से ठुकवा दी, अभी सुनसान जगह पर जहाँ गांव छोड़ कोई इंसान भी नहीं है, यहाँ रिपेयरिंग शॉप कहाँ तो ढूंढेंगे। तभी विजय बोला, यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो औरत अचानक मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी टकरा गई। कैसी औरत? कौन सी औरत? यहाँ तो कोई औरत नहीं है, बात मत बना, चल कोई रिपेयरिंग शॉप ढूंढ। मेरा विश्वास कर, मैं बहाना नहीं बना रहा। अजय फिर से विजय की बात नहीं मानता और रिपेयरिंग शॉप ढूंढने लग जाता है। वो एक बहुत ही सुनसान जगह थी। एक तरफ से पत्तों के गिरने की आवाज़ तो दूसरी तरफ हवाओं के चलने की। बारिश की आंधी ने भी भयंकर रूप ले लिया था। चांद को भी बादलों ने पूरी तरह से घेर लिया था। अमावस्या की रात लग रहे थे। अजय आगे चल रहा था और विजय पीछे। तभी उन दोनों को एक दिए की हल्की सी रोशनी दिखी। उन दोनों को लगा कि शायद उनको वहाँ कोई इंसान मिले जो उनकी मदद कर सके। वो दोनों उस दिए की रोशनी की तरफ जा रहे थे कि तभी एकदम से अजय को किसी चीज से ठोकर लगी, जिससे वो नीचे गिर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विजय गायब था। वो तेज चिल्लाने लगा, विजय! लेकिन उसकी आवाज़ तो सन्नाटे में बदल गई। तभी बिजली कड़की और हल्की सी रोशनी में अजय को दिखता है कि वहाँ पर विजय के कपड़े पड़े हुए हैं और वहाँ पर एक खून का निशान बना हुआ है जहाँ पर विजय को ले जाया गया था। अजय उस खून के निशान का पीछा करता है और झाड़ियों में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर फिर से बिजली कड़कती है और जो बिजली से हल्की सी रोशनी आती है उससे अजय को दिखता है कि उसके पैर के पास बहुत सारा खून पड़ा है। उस खून को देखकर अजय के पसीने छूट जाते हैं और किसी अनहोनी की आशंका से वो थर थर कांपने लग जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ये विजय का खून तो नहीं है। और अचानक से ये क्या हो गया विजय के साथ। फिर धीरे धीरे उस खून के निशान को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है जंगल और भी घना और डरावना होता जाता है। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद खून के निशान खत्म हो जाते हैं। जहाँ खून के निशान खत्म होते हैं उसी के सामने अजय को एक बहुत बड़ा लोहे का गेट दिखता है। ना चाहते हुए भी वो कांपते हाथों से गेट को खोलता है और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तभी गेट अपने आप खुल जाता है। वो कांपते कांपते जैसे ही अंदर जाता है खट की आवाज़ आती है और गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। अजय बहुत बुरी तरह डर जाता है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसको लगता है कि उसके पैर से कुछ टकराया। जैसे ही वो नीचे देखता है वो थर थर कांपने लग जाता है। उसके पैर के पास
एक औरत की आधी कटी हुई लाश पड़ी थी जिसका सिर कटा हुआ था। उस लाश को देखकर अजय के पसीने छूट जाते हैं। पहले तो उसको लगा कि ये विजय की लाश है, लेकिन जब उसको पता चला कि ये एक औरत की लाश है तो वो समझ जाता है कि ये विजय की लाश नहीं है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वो एक कब्र के गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरे गिरे ही वो देखता है कि विजय एक हाथ में फावड़ा लिए गड्ढे को भर रहा है जिसमें अजय गिरा हुआ है। तभी अजय उसको बोलता है, अरे विजय, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन विजय उसकी एक नहीं सुनता और गड्ढा भर देता है। सिर्फ अजय का सिर ही बाहर रह जाता है और शरीर गड्ढे के अंदर। वो देखता है कि विजय हवा में उल्टा लटक कर शैतानी हंसी हंस रहा था। तभी तो काली परछाइयाँ आती है और एक परछाई विजय का पहला पैर और दूसरी परछाई विजय का दूसरा पैर पकड़ लेती है। तभी दोनों परछाइयाँ विजय के दोनों पैरों को एक साथ खींचती है और विजय को बीच में से फाड़ देती हैं। तभी ये क्या, विजय तो आधा कटकर भी शैतानी हंसी हंस रहा है। तभी अजय देखता है कि विजय का आधा कटा हाथ फिर से फावड़ा लिए खड़ा है। मगर तभी वहाँ जंगल से एक अघोड़ी बाबा निकल आते हैं। शायद वो उसी शमशान के पास में साधना कर रहे थे। उन्होंने आते ही कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो आत्मा अचानक से कहीं गायब हो गई। जिसके बाद बाबा ने मुझे गड्ढे से बाहर निकाला और कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, जितना जल्दी हो सके। तुम्हारा दोस्त मरा नहीं है, वो गाड़ी में ही बेहोश पड़ा है। ये सब बस एक छलावा है। जितना जल्दी यहाँ से निकलोगे इससे बाहर निकल पाओगे। जिसके बाद अजय भागकर वापस अपनी कार के पास आता है और पाता है कि विजय वहीं पर बेहोश पड़ा है। उन्होंने जैसे तैसे गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर वहाँ से वो दोनों निकल गए। मगर वो सब क्या था ये आज तक उन दोनों को पता नहीं चल पाया। और अगर सही वक्त पर वो अघोड़ी नहीं आता तो अजय के साथ क्या होता, ये आज तक उसे डराता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं एक छोटा मोटा फोटोग्राफर हूँ। तस्वीरें खींचना मुझे काफ़ी पसंद है। जिंदगी में तो नहीं, तस्वीरों से ही अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। इसलिए मैं आए दिन जगह जगह तस्वीर खींचने जाता रहता हूँ। इस बार भी तस्वीर खींचने के लिए ही सितारापुर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ और वादियाँ हैं। बस की खिड़की वाली सीट पर बैठे बैठे मैं ये सब देख रहा था, क्योंकि बस अब लगभग सितारापुर के करीब पहुंच चुकी थी। दोपहर का समय था और ठंड का मौसम। उस ठंड में धूप लोगों को एक नई जिंदगी दे रही थी। करीब और 5 मिनट के बाद बस सितारापुर पहुंची। मैं बस से नीचे उतरा और कोई ऑटो रिक्शा ढूंढने लगा, क्योंकि मेरी मंजिल ये नहीं थी। तभी मुझे वहीं पास ही में 2-4 ऑटो वाले खड़े नजर आए। मैंने उन लोगों को पहाड़वन जाने के लिए कहा, मगर उनमें से कोई भी पहाड़वान जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक ऑटो वाला राजी हुआ, मगर वो भी 2 गुना भाड़े में। उसका कहना था, साहब उधर कोई सवारी नहीं मिलती, आपको छोड़कर ऑटो खाली ही आएगी तो क्या फायदा। अंत में मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा जो नहीं था। जिसके बाद ऑटो मुझे लिए चल पड़ी पहाड़वन की ओर। दोपहर के लगभग 3-3:30 बज रहे होंगे। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े जा रही थी कि तभी ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, किसी काम से जा रहे हैं पहाड़वान? इस पर मैंने कहा, जी काम से ही समझ लीजिए। फिर ऑटो वाला बोला, रहने के लिए होटल बुक कर लिया आपने? तो मैंने कहा, नहीं, अभी जाकर देखूंगा। क्यों?
तो इस पर ऑटो वाला बोला, साहब उधर ज्यादा होटल नहीं है, जो एक आध है वो भी अभी सीजन के टाइम पर भरे पड़े रहते हैं। होटल मिलना बहुत मुश्किल है वहां पर। कुछ ही देर में रिक्शा अपनी मंजिल यानी पहाड़वन पहुंच गई। रिक्शे वाले ने मुझसे भाड़ा लिया और वापस चला गया। तब घड़ी में समय हो रहा था शाम के 4 बजे का। वहीं पास ही में 2-4 होटल नजर आ रहे थे, तो मैं उनमें कमरा मिलने की आशा लगाकर अंदर चला गया। मगर जैसा ऑटो वाले ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। सारे के सारे कमरे पहले से ही बुक थे। बाकी होटलों का भी यही हाल था। थक हार कर होटल की तलाश में चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया था, जहां पक्की सड़क खत्म और कच्चा रास्ता शुरू होता था। वहीं पास ही में एक बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं थक कर उसी बेंच पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अगर रहने के लिए कोई जगह ना मिली तो मैं क्या करूंगा। मेरा काम 1-2 दिन का है भी नहीं, करीब हफ्ता भर लग जाएंगे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर कच्चा रास्ता से सीधे थोड़ा जंगल वाली जगह पर एक बड़े से 2 मंजिला इमारत पर गई। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उस घर की तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और चलते हुए उस इमारत की तरफ जाने लगा। चलते चलते मैं जब उस इमारत के पास पहुंचा तो पाया कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक होटल है। दरवाजे पर होटल का बोर्ड लगा हुआ था। मेरी आंखें चमक गई। बस यहाँ एक कमरा मिल जाए, ये सोचकर मैं उस होटल के दरवाजे की तरफ जाने लगा। हालांकि होटल थोड़ा पुराना जरूर था, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। यही सोचकर मैं होटल के अंदर दाखिल हो गया। होटल के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा फ्लोर एकदम खाली पड़ा था। रिसेप्शन पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने जोर से आवाज लगाया, कोई है यहाँ पर? कमरा मिलेगा? आवाज लगाकर मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बोला, जी कमरा मिलेगा, आइए। पर अभी थोड़ी देर पहले तक तो वहां पर कोई नहीं था, फिर ये कहां से आ गया। खैर मुझे कमरा मिल गया, वही बड़ी बात है। जिसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी के साथ साथ जाने लगा। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा यहाँ खाना तो मिल जाएगा ना? तो इस पर चाचा ने कहा, खाना नहीं मिलेगा, खाना आपको बाहर से खाना होगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर जंगल पार करिएगा तो आपको छोटा बाजार मिल जाएगा, वहीं खाना भी मिलेगा। चलते चलते चाचा एक कमरे के पास जाकर रुक गए। उन्होंने उस कमरे का ताला खोला, चाबी मुझे पकड़ाई और फिर वहां से चलते बने। चाचा का ये बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरा ठीक ठाक साफ सुथरा ही था, ज्यादा चीजें नहीं थी कमरे में। खैर मैं अपना बैग एक कोने में रखकर पलंग पर गिर गया। ठंड का मौसम होने के कारण लगभग अंधेरा हो चला था। मैं इतना थक गया था कि पलंग पर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, और इसी तरह लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रात के 7 बज रहे थे। मुझे याद आया कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकला, मगर ये क्या, कॉरिडोर में पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं पर भी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आया और बैग में से एक बैटरी टॉर्च लेकर वापस बाहर निकला। चलते चलते मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहां पर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर बात क्या है।
कहीं कोई लाइट क्यों नहीं जल रही। खैर, मुझे देर हो रही थी तो मैं होटल से बाहर निकल उस बाजार की तरफ जाने लगा जिधर का पता उस बुजुर्ग आदमी ने बताया था। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा पड़ा था। लाइट तो दूर, एक आदमी तलक भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। लग नहीं रहा था कि इधर कोई बाजार भी होगा, मगर जब उस बूढ़े आदमी ने कहा है तो शायद इधर ही होगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। सुबह के मुकाबले ठंड काफी बढ़ चुकी थी। अभी मैं आगे की तरफ चल ही रहा था कि तभी सामने की तरफ मुझे छोटा सा बाजार जैसा नजर आया। 4-5 दुकानें थीं, मगर सारी बंद थीं। बहुत ढूंढने के बाद एक खुली हुई दुकान नजर आई। वो एक बहुत ही छोटा सा ढाबा था। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था। ढाबे वाला चूल्हे के पास बैठा झपकियां ले रहा था। मैं चलते हुए उस ढाबे के पास गया और ढाबे वाले को आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब, कुछ खाने को है या सब खत्म? आवाज सुन ढाबे वाला हड़बड़ाकर उठा और बोला, बाबूजी, रोटी आमलेट होगा। मैंने सोचा यही खा लेता हूं और कुछ मिलेगा भी नहीं। यही सोचकर मैंने उस आदमी को खाना लगाने के लिए बोल दिया और मेरे बोलते ही वो रोटियां सेकने लगा। इसी दौरान उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं लगता है, कहाँ रुके हैं? इस पर मैंने उस आदमी को अपने होटल का पता बताया तो मेरी सारी बात सुन उस आदमी ने कहा, पर वहां तो कोई होटल नहीं है भाई साहब। इस पर मैंने कहा, अरे है होटल, आपको पता नहीं है। खैर, मैंने वहां खाना खाया और खाना पीना करके वापस होटल की तरफ लौटने लगा। रात अब तक काफी गहरी हो चुकी थी, जिसके साथ ही साथ ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। चलते चलते मैं होटल के पास पहुंचा तो पाया कि अभी भी होटल में एक भी लाइट नहीं जल रही है। मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ होटल के अंदर गया, मगर रिसेप्शन पर अभी भी कोई नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया, कोई है? कैसा होटल है ये? एक भी लाइट नहीं है यहाँ पर। मगर चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने गुस्से को काबू करके टॉर्च जलाकर अपने कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। चूंकि मैं काफी थका हुआ था तो कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भला इतनी रात गई कौन होगा। मैं बिस्तर पर से उतरकर दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी था, मगर उसके हाथ में एक बर्तन था जो दूसरे बर्तन से ढका हुआ था। तभी उस आदमी ने कहा, साहब, आपको खाना चाहिए था ना, लीजिए। इस पर मैंने थोड़ा ऐंठते हुए कहा, जब भूख लगी थी तब तो आप आए नहीं, अब जब खाना खा लिया है तो आ रहे हैं। इस पर उस बूढ़े ने कहा, साहब, एक बार ढक्कन हटाकर देखिए तो सही। हालांकि मेरा मन नहीं था, मगर फिर भी मैंने उस आदमी की बात मानी और प्लेट के ऊपर से ढक्कन हटाया तो ढक्कन हटाते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल उस प्लेट में एक कटा हुआ सर था और वो सर किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ गया कि जरूर ये कोई भूतिया मामला है। मैंने जोर से उस बुजुर्ग आदमी को धक्का दिया और जैसे तैसे वहां से भाग निकला। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो होटल कब का बंद हो चुका है। असल में उस होटल में एक बार आग लग गई थी, तब से वहां ऐसा सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे
ऐसी ही एक कहानी के साथ